ओके जी, लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर भी जनाब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो लेके क्लिनिकल केस में देखे 3 चीज़ें याद रखने हैं। इस तरह केस आता है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक एमसीक्यूज इस टॉपिक से ज़रूर होता है, ठीक है, कि यंग फीमेल present with history of primary amenorrhea. Amenorrhea mean lack of menstruation, ठीक है, it is called amenorrhea. Primary amenorrhea, webbed neck and शॉर्ट स्टेचर, ये 3 चीज़ें जब भी कंबाइंड हो जाएं तो इस पर आप लोगों से एग्जामिनर 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे एग्जामिनर का अगर मूड बन गया वो कहेगा व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से ये पूछेगा व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन क्या करनी चाहिए इस क्लिनिकल सिनेरियो का। और नेक्स्ट आप लोग को ये बताएगा व्हाट विल बी इट्स कैरियोटाइपिंग, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। इसका मतलब सिनेरियो एक होगा, लेकिन इस एक सिनेरियो की बेस पे वो कितनी किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 किस्म के। 3 चीजें हैं, यंग फीमेल होगी, हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। अब ये हम गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे आगे कुछ टॉपिक्स के अंदर। एमेनोरिया मीन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर एक फीमेल है वो प्यूबर्टी में आई है और उसकी फर्स्ट टाइम मेंसेस आई है, फर्स्ट टाइम ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्की। इसको हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। अगर फीमेल की एक दफा मेंसेस आ गई है लेकिन फिर किसी पैथोलॉजी की वजह से दोबारा क्या हुई है, रोक गई है, ब्लॉक गई है, इसको हम कहते हैं एमेनोरिया, लेकिन वो होती है सेकेंडरी एमेनोरिया। लेकिन अगर एक फीमेल प्यूबर्टी से ही उसकी मेंसेस नहीं है तो उस केस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया। सो प्राइमरी एमेनोरिया मीन कि दिस फीमेल शुड नॉट एक्सपीरियंस वन टाइम मेंसेस बिफोर, उसकी मेंसेस आई ही नहीं है, इसको प्राइमरी एमेनोरिया। वेब नेक, इसकी जो नेक है इस तरह वेब मीन टच हो जाती है शोल्डर के साथ, और उसकी ओवरऑल जो हाइट है, स्टेचर है, वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो 3 चीजें, प्राइमरी एमेनोरिया, वेब नेक एंड शॉर्ट स्टेचर। दिस इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ टर्नर सिंड्रोम। ये कौन सा सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम। और हमेशा एफसीपीएस एग्जाम के अंदर टर्नर सिंड्रोम के 1 या 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। ऐसा होता है कि नहीं, टर्नर सिंड्रोम हमेशा आता है एग्जाम के अंदर। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। टर्नर सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आप लोगों ने 45X0 नहीं लिखना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वो चाहती है। तो ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिसपे हम क्रोमोसोमल स्टडी देख सके उसको कैरियोटाइपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग। तो अगर टर्नर सिंड्रोम इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आ जाए और गुड इन्वेस्टिगेशन पूछी जाए, आंसर इज कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग इज द इन्वेस्टिगेशन थ्रू विच वी कैन सी द ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी अगर कैरियोटाइपिंग की जाए तो हमें वो कैसे मिलेगी, आंसर इज 45X0। ये एमसीक्यूज है। तो मैंने जब एग्जाम दिया था मुझे तो एक क्वेश्चन यह था कि इन टर्नर सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियोटाइपिंग विल बी 46XX, 45XY, 45X0, 44X0। आंसर इज 45X0। क्लियर है। अब ये टर्नर सिंड्रोम हमेशा यंग फीमेल के अंदर पाई जाती है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो क्रोमोसोम है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज XX। ये क्या होती है, XX। एंड ईच सेल कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस 46 से एक माइनस करे, 0 माइनस करे, तो 46 से क्या बन जाएंगे, 45। क्योंकि एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को अपेयर होने के लिए कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, 2, डबल X। 46 में से 2X क्रोमोसोम होंगे तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो सही तरीके से डेवलप होगी। लेकिन अगर इसकी एक X मिस है तो दूसरा एक X इतना नहीं है कि वो प्रॉपर उसकी जो ऑल प्रॉपर्टीज है उसको डेवलप करे। इस वजह से मेंस्ट्रुएशन खराब होगी, देयर विल बी प्राइमरी एमेनोरिया। वेब नेक, ओवरीज खराब हो जाती है, उसको स्ट्रीक ओवरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रीक ओवरीज। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का लेक होना ना होना, इट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ 1 X क्रोमोसोम।
नेक्स्ट देखिए फीचर्स, आप लोगों को एग्जाम में फीचर्स पता होना चाहिए कि इनके साथ साथ और कौन कौन सी बातें हैं जिस पे आप लोग रिलाई करेंगे फॉर टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में नंबर 1 क्वेश्चन तो ये लेके कि इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय 45X0, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसके अंदर फीमेल को क्या होती है प्राइमरी, हाँ जी, एमेनोरिया, कि द फीमेल विल कंप्लेन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और अगर मेंसेस नहीं होगी और इसकी ऊरी सही नहीं बनेगी तो उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस भी ज्यादा होती है। तो ऊरी सही डेवलप होगी कि अंडर डेवलप इन द ऊरीज विच इज मेनली सीन स्पेशली इन टर्नर सिंड्रोम फीमेल, उसको हम स्ट्रीक ओवरीज कहते हैं। स्ट्रीक ओवरीज आर नॉट दैट मच रियली फंक्शनल विच प्रोड्यूस ओवम, जो सही तरीके से ओवम प्रोड्यूस करे, और जब ओवम प्रोड्यूस नहीं होगी वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं करेगी, देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इसके अंदर लेके शॉर्ट स्टेचर, ये फीमेल जितनी होती है इसकी जो हाइट है वो देन द यूजुअल एज क्या होती है, शॉर्ट होती है। सो टर्नर सिंड्रोम फीमेल हैव शॉर्ट स्टेचर। इसके साथ साथ इन फीमेल की वेब नेक होती है, वेब नेक, ठीक है जी। और नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज याद रखें कि टर्नर सिंड्रोम फीमेल के अंदर कभी कभार इस नेक साइड पे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लिम्फेटिक फ्लो की क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन, और इन फीमेल पे यहाँ पे एक प्रोमिनेंट क्या मिल जाती है, स्वेलिंग। एग्जाम में आता है अगर लिम्फेटिक फ्लूइड की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए यूजुअली ऑन द नेक साइड अलॉन्ग विद विच सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उस स्वेलिंग को हम कहते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा। उस स्वेलिंग का नाम क्या होता है, सिस्टिक हाइग्रोमा। तो ये स्टार एमसीक्यूज है। सिस्टिक हाइग्रोमा इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली व्हाट, सिस्टिक हाइग्रोमा का मतलब ये है कि ये एक्चुअली है क्या चीज, इट इज अ लिम्फेटिक फ्लूइड ऑब्स्ट्रक्शन विच लीड टू स्वेलिंग इन द नेक। ये नेक के अंदर स्वेलिंग करता है, और जिस फीमेल के अंदर सिस्टिक हाइग्रोमा हो उसमें अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है तो वो कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टिक हाइग्रोमा की ट्रीटमेंट अगर कोई पूछे आप लोगों से, ये स्वेलिंग है, लिम्फेटिक फ्लूइड की ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ये माइल्ड है तो कभी कभार इट इज रिजॉल्व बाय इट्स ओन, कभी कभार खुद बहुत क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर फीमेल ये कहती है कि विद द टाइम उसकी साइज क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, देन वी हैव टू इंसाइज एंड री-एस्टेब्लिश दैट फ्लो। सो सर्जरी इज द मेन स्टेट ट्रीटमेंट फॉर सिस्टिक हाइग्रोमा। सिस्टिक हाइग्रोमा के अंदर कोई मेडिसिन हम यूज नहीं करते। अगर ये माइल्ड है तो इट विल बी रिग्रेस एंड इट विल बी ओके बाय इट्स ओन, लेकिन अगर माइल्ड नहीं है, सीवियर है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है, तो फिर इसकी आखिरी ऑप्शन क्या है, वो सर्जरी है। क्लियर है। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम में जो नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है, इन फीमेल्स की जो इयोटा है, व्हाट इज इयोटा, इट इज द मेन आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये पूरी बॉडी को ब्लड क्या करती है, सप्लाई करती है। इयोटा की नेर्विंग होती है, उसको कहते हैं कोआर्क्टेशन ऑफ इयोटा, उसको हम क्या कहते हैं, कोआर्क्टेशन ऑफ इयोटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इसका मतलब ये है कि टर्नर सिंड्रोम फीमेल के अंदर अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, दैट इज कोआर्क्टेशन ऑफ इयोटा। कोआर्क्टेशन इज नथिंग बट इट इज द नेर्विंग ऑफ इयोटा, और इस नेर्विंग की वजह से ब्लड सप्लाई अपर एक्सट्रीमिटी को ज्यादा मिलती है, लोअर एक्सट्रीमिटी को कम मिलती है। तो हाइपरटेंशन इन द अपर लिम्ब, हाइपोटेंशन इन द लोअर लिम्ब। रेडियल पल्स जल्दी आएगा, फीमोरल पल्स बाद में आएगा, सो देयर विल बी रेडियो फीमोरल डिले। तो कोआर्क्टेशन ऑफ इयोटा के अंदर क्या होता है, रेडियो फीमोरल डिले। और कोआर्क्टेशन इज नथिंग बट इट इज द व्हाट, इट इज द नेर्विंग ऑफ द इयोटा। क्लियर है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। तो ये जनाब हमारे पास टर्नर सिंड्रोम के मेन पॉइंट है। और टर्नर सिंड्रोम में अगर स्ट्रीक ओवरीज है, ओवरीज खराब है, मेंसेस भी नहीं है, तो उसकी जो गोनेड्स है, फीमेल गोनेड, वो सही बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। सो देयर विल बी गोनेडल डिसजेनेसिस। इन फीमेल के अंदर क्या होती है, गोनेडल डिसजेनेसिस बिकॉज ऑफ स्ट्रीक ओवरीज, एंड दैट विल बी हैव इंक्रीज रिस्क फॉर इनफर्टिलिटी। लेकिन दो चीजें बताऊंगा, एग्जाम के दिन इंशाल्लाह काम आएंगे। नंबर 1, टर्नर सिंड्रोम की कैरियोटाइप बताए, आंसर इज 45X0। टर्नर सिंड्रोम प्राइमरीली अफेक्ट विच सेक्स, फीमेल, विथ 3 थिंग्स, प्राइमरी एमिनोरिया, वेब नेक एंड शॉर्ट स्टेचर। बस ये चीज अगर आप लोगों ने याद की, टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को आसान हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक मेल है, ये भी लिखें, अ मेल, अ यंग मेल
a young male present with complaint of enlargement of breast tissue. Enlargement of the breast tissue is known as gynecomastia. इसको क्या कहते हैं? gynecomastia. तो ये तो इस डायग्नोसिस के लिए gynecomastia का होना, दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट. ये जो डायग्नोसिस हम बनाएंगे इसके अंदर gynecomastia का होना जरूरी है. So a young male presented with complaint on enlargement of breast tissue, gynecomastia, testicular atrophy, मतलब टेस्टिकुलर जो साइज है वो विद द टाइम उसको लग रहा है कि डिक्रीज होती जा रही है, टेस्टिकुलर एट्रोपी या गोनेडल डिसजेनेसिस. ठीक है. और देयर इज एंड डिक्रीज मसल मास, उसकी जो मसल मास है या मसल थिकनेस है बॉडी की वो क्या है? वो कम है. तो ये तीन चीजें याद रखें. अगर और एक और चीज एंड लॉन्ग स्टेचर, इसकी जो हाइट है वो यूजुअल एज से क्या होगी? वो ज्यादा होगी. चार चीजें. ऐसा मेल, ये मेल के अंदर कॉमन है ये डिजीज. ऐसा सिंड्रोम जिसके अंदर गायनेकोमेस्टिया का होना जरूरी है, लॉन्ग स्टेचर का होना जरूरी है और टेस्टिकुलर एट्रोपी. कितनी चीजें हो गई? तीन चीजें. इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. इसको क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कॉमनली अफेक्ट यंग मेल, टर्नर सिंड्रोम कॉमनली अफेक्ट यंग फीमेल्स. ठीक है. तो देखे फिर से, फीमेल है, प्राइमरी एमिनूरिया, वेब नेक है और इसके साथ साथ शॉर्ट स्टेचर. तो ये क्या है? टर्नर सिंड्रोम. यंग मेल है, उसमें गायनेकोमेस्टिया है, टेस्टिकुलर एट्रोपी है और साथ में इसकी जो है ना लॉन्ग स्टेचर है. तो ये क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है. तो इसकी डायग्नोज में लेके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होगा कि फीमेल में? इट इज कॉमनली सीन इन मेल. जैसे मेल का जो कैरियोटाइप है वो क्या है? 46XY है. फीमेल 46XX होती है, मेल क्या होता है? 46XY. लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कैरियोटाइपिंग अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज दी कैरियोटाइपिंग ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, आंसर इज 47XXY. ये हमसे क्यूज आता है. टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसमें 46 की बजाय क्रोमोसोम कितनी बनी थी? 45. लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 46 की बजाय क्रोमोसोम कितने हुए हैं? 47. इसका मतलब कि ये खुद मेल है, जेनेटिकली मेल है, XY है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीमेल कैरेक्टर ऐड आया है, वो X है. इसका मतलब एक्स्ट्रा X की वजह से उसकी जो मेल कैरेक्टर है, टेस्टिकुलर कैरेक्टर है, वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है. तो टेस्टिकुलर एट्रोपी और एक X ज्यादा की वजह से फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होगी, इसलिए देयर इज गायनेकोमेस्टिया. तो गायनेकोमेस्टिया का होना, टेस्टिकुलर एट्रोपी का होना, इट इज ऑल अबाउट ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. क्लियर है? तो इसका मतलब ये है दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन व्हाट विच सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कॉल्ड बारबार्डी. इसको क्या कहते हैं? बारबार्डी भी कहते हैं. सो बारबार्डी दिस इनएफेक्टेड क्रोमोसोम. तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसके अंदर बारबार्डी आती है, आंसर इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में कितने एक्स होते हैं? एक. वो एक एक्स तो अपना है ना, इससे तो अपना एक एक्स खत्म हुआ है, तो उसमें बारबार्डी है. देयर इज नो बारबार्डी इन टर्नर बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विच एक्ट एज अ बारबार्डी, इट इज प्रेजेंट इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्लियर है? सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यू पीपल शुड फोकस ऑन दी गायनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोपी एंड लॉन्ग स्टेचर. जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जितने भी, चाहे डाउन सिंड्रोम ले ले, चाहे एडवर्ड सिंड्रोम ले ले, चाहे टर्नर सिंड्रोम ले ले, all chromosomal abnormality characterized usually by short stature except one, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर बंदे की हाइट क्या होती है? वो लॉन्ग स्टेचर की होती है. ये वाहिद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं. देखें, वैसे एक सेल के अंदर हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46. वेरी गुड. इसका मतलब अगर हम सारे क्रोमोसोम ऐसे देखें, ये एक पेयर बन गया कि नहीं? दिस फर्स्ट पेयर, ये दूसरा पेयर बन गया, सेकंड पेयर. तो अगर 46 क्रोमोसोम है तो टोटल पेयर्स कितनी होगी? 23.
क्योंकि 23 इस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये 23 नंबर पेयर है, इस तरह है कि नहीं। एवरी सिंगल सेल कंटेन टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट दे आर टोटल इन हाउ मेनी पेयर 23। थोड़ा इधर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इस 23 को देखे या तो ये XX होगा या XY, तो अगर ये किसी का XX है तो इसकी पूरी जो जीन्स, जो पूरी सेक्स है वो क्या है, फीमेल है। अगर ये XY है तो मेल है। तो इसका मतलब ये आखिरी पेयर इंसान की सेक्स बताता है कि ये मेल है कि फीमेल, जेंडर बताता है कि नहीं। इसलिए इस आखिरी एक पेयर क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन पेयर नंबर 21 से लेके कहाँ तक, शाबाश, पेयर नंबर 22 तक, ये तो हमें 6 नहीं बताते। 6 हमें कितने पेयर बता सकते हैं, एक, चाहे वो XX हो या XY। लेकिन ये पहले जो 22 पेयर है ना, ये हमें 6 नहीं बता सकते। इस पूरे क्रोमोसोम को इकट्ठा हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। तो फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल इज कॉल्ड ऑटोसोम एंड लास्ट 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है। अब हर एक पेयर में कितने क्रोमोसोम आने चाहिए, 2-2। अब यहाँ पे 22 के साथ कौन सा पेयर होगा, 21। ये फॉर एग्जाम्पल अगर कौन सा पेयर है, 21, तो एवरी पेयर कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम, 2। लेकिन अगर इस 21 क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा आ गया तो ये मोनोसोमी है कि ट्राइसोमी, ट्राई मीन 3, ये 3 हुआ। लेकिन ये ऑटोसोम का मसला है कि 6 क्रोमोसोम, तो इसको हम ऑटोसोमल ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोमल। और ऐसा ऑटोसोमल ट्राइसोमी जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किस पेयर पे आ जाए, 21, उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, डाउन। तो लेकर डाउन सिंड्रोम के एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज जरूर डाउन सिंड्रोम से आता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी वी हैव ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम आप लोग हेडिंग दे, डाउन सिंड्रोम, इसकी हेडिंग दे, और आगे जनाब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इट्स मीन। नंबर 1, हाँ जी, इट इज ऑटोसोमल ट्राइसोमी। कौन सी ट्राइसोमी है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी नंबर 21। नंबर 1 एमसीक्यूज, या डाउन सिंड्रोम कौन सी ट्राइसोमी है, 21 ट्राइसोमी। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये लिखना है, मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा है, आंसर इज डाउन सिंड्रोम। तो डाउन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स, बहुत से टाइप्स के हैं, लेकिन उन सब में से अगर कोई मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो कौन सा है, वो डाउन सिंड्रोम है। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज समी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें आया था एग्जाम के अंदर, इन बच्चों की जब हम हाथ को देखते हैं, हमारे हाथ में मल्टीपल लाइन है, इन बच्चों की हाथ में एक लाइन होती है, उसको सिंगल पाल्मर क्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल पाल्मर क्रीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसको सेमियन क्रीज भी कहते हैं, सिंगल पाल्मर क्रीज। तो सिंगल पाल्मर क्रीज इज अ सिंगल लाइनिंग इन द पाम ऑफ द हैंड एंड दैट इज यूजुअली अ गुड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम। क्लियर है। और इन बच्चों की जब हम लोअर लिम्ब में देखते हैं तो ग्रेट टो और एडजेसेंट टो के दरमियान स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वाइड स्पेस बिटवीन बिग टो एंड एडजेसेंट टो, उसके साथ जो टो है, एडजेसेंट फिंगर है, और बिग टो के दरमियान स्पेस क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा है ना। So there is a wide space between big toe and adjacent toe. That is also a good feature of Down syndrome. इन बच्चों की जो नोज है ये फ्लैट होती है। ये जो एरिया है ना, इधर देखे, दिस कॉल्ड नेजल बोन। ये कौन सा बोन है, नेजल बोन। ये नेजल बोन ये इसकी फ्लैट होती है, इसको कहते हैं फ्लैट नेजल ब्रिज। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट। जिस तरह चाइनीज लोग होते हैं उसको मंगोलियन फेस भी कहते हैं। कौन से फेसेस, मंगोलियन फेसेस। यहाँ पहले के फ्लैट नेजल ब्रिज, फ्लैट नेजल ब्रिज, फ्लैट नेजल ब्रिज। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, जहाँ पे एमसीक्यूज बता रहा हूँ, दिस आस्क्ड इन द एग्जाम। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये मोस्ट कॉमनली मेंटली रिटार्ड होते हैं। सो मोस्ट कॉमन काज ऑफ, ये सारे एमसीक्यूज हैं, मेंटल रिटार्डेशन, मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है जी, ये जनाब डाउन सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है, ज़्यादातर उनमें से ऐसे बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो वो मिकोनियम पास नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम स्टूल विच इज पास बाय द बेबी इज कॉल्ड मिकोनियम।
बच्चे की पैदाइश के बाद फर्स्ट टाइम स्टूल पास करने का जो नॉर्मल टाइमिंग है वो 48 आवर है। कितना है? 48। यूरिन पास करने का 24 आवर होता है। तो कभी कभार जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं उन बच्चों में एसोसिएशन की तौर पर उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में गैंग्लियन एब्सेंट होते हैं, और अगर गैंग्लियन एब्सेंट हो जाए तो फिर स्टूल नीचे नहीं जा सकती। ऐसे डिजीज को कहते हैं हर्षस्प्रंग डिजीज। इसको क्या कहते हैं? हर्षस्प्रंग डिजीज। नाम सुना है ना? इसका मतलब ये है हर्षस्प्रंग डिजीज। वी विल डिस्कस दिस डिजीज नेक्स्ट आल्सो। हर्षस्प्रंग डिजीज इट इज ड्यू टू लैक ऑफ गैंग्लियनिक सेल इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर इन बच्चों की हम DRE करें, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो फिर गश ऑफ स्टूल आएगी, उसको हम स्क्वार्ट साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वार्ट। तो ये थोड़ा सा ब्रैकेट में आप लोग अपने पास नोट करें। स्क्वार्ट साइन इज डन फॉर विच डिजीज? हर्षस्प्रंग डिजीज। क्लियर है? अगर एक बच्चा मेक्यूनियम पास ना करे या तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है या हर्षस्प्रंग डिजीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हम किस साइन से करते हैं? स्क्वार्ट साइन से करते हैं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस बच्चे की जो स्वेट है, क्लोराइड चैनल है, वो खराब होता है। उन बच्चे को जब भी पेशेंट किस करते हैं, सॉरी पेरेंट किस करते हैं, तो उसको साल्टी टेस्ट आती है। कौन सी टेस्ट? साल्टी। क्योंकि उन बच्चों की स्किन पे सोडियम क्लोराइड की जो इंटेक है वो ज्यादा होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट, और उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे, फिर आएगा, उसकी भी अपने MCQs है। और नेक्स्ट MCQs ये भी लेके कि अगर फॉर एग्जांपल जिन बच्चे में डाउन सिंड्रोम होता है उन बच्चों में ये भी चांस है कि उन बच्चों की जो ड्यूडिनम है, व्हाट इज ड्यूडिनम? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ड्यूडिनम की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर ड्यूडिनम अपने लेंथ से कम बन जाए उसको ड्यूडिनल एट्रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूडिनल एट्रेजिया। सो दोज बेबीज हु हैव डाउन सिंड्रोम दे आल्सो हैव द इंक्रीज्ड रिस्क फॉर ड्यूडिनल एट्रेजिया। क्लियर है? नेक्स्ट MCQs क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में बार बार वो पूछते हैं वो ये है कि इंक्रीज रिस्क विद इंक्रीजिंग एज ऑफ मदर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना एज ज्यादा होगी मदर की उतना उसके आने वाले बच्चों में डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि अगर डाउन सिंड्रोम के जनाब अंदर मतलब ये कि माँ जो है ना वो मैरिड हो जाए, प्रेगनेंसी में जितनी उसकी एज ज्यादा होगी उतना डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होंगे। और नेक्स्ट MCQs ये भी याद रखे कि इंसिडेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम इन 40 ईयर्स। अगर किसी माँ की एज कितनी है? 40 ईयर, तो उसके आने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम की इंसिडेंस 1:100 होती है। कि इसका मतलब अगर 40 ईयर ओल्ड की फीमेल सारे प्रेग्नेंट हो और सारे डिलीवर करे तो हर 100 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है। दैट इज अ क्वाइट कॉमन, ये बहुत कॉमन है। इससे मुराद ये है कि इसका मतलब कि वो बच्चे जिसमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क ज्यादा होता है वो माँ होती है जिसकी खुद एज क्या हो, वो ज्यादा हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हैज अ इंक्रीज रिस्क विद एडवांस एज ऑफ मदर? आंसर इज डाउन सिंड्रोम। क्लियर है? नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम के बारे में एक और MCQs है। गायनी जितने भी ऑनलाइन डॉक्टर सुन रही है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट MCQs ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन टेस्ट इज डन इन प्रेगनेंसी टू सी डाउन सिंड्रोम इन द बेबी? डाउन सिंड्रोम इज वन ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। जो ट्राइसोमी कौन सी है? 21। चाहे डाउन सिंड्रोम हो चाहे एडवर्ड सिंड्रोम हो, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अगर हम प्रेगनेंसी में टेस्ट करना चाहे तो वो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन टेस्ट। अब स्क्रीन टेस्ट आपको डिटेक्शन बता सकती है लेकिन कंफर्म नहीं करा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन टेस्ट डन आजी इन प्रेगनेंसी टू सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी? समी क्लियर है? वो कौन सा टेस्ट है जो प्रेग्नेंट फीमेल में की जाती है और इस टेस्ट से आने वाले बच्चे में हम क्या रूल आउट कर सकते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। इसको हम क्वार्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्वार्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। ये बहुत कॉमन आता है गायनेकोलॉजी के पेपर में, क्वार्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। तो क्वार्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इज डन स्पेशली इन प्रेगनेंसी एंड दिस टेस्ट विल रूल्ड आउट that either the developing fetus have some chromosomal problem or not. Down syndrome is one of the chromosomal abnormality. Clear है? अब next MCQs ये है
कि क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट के कंपोनेंट्स क्या है। इसमें गायनोकोल ये कहाँ से करते हैं, ये हम ब्लड सैंपल में करते हैं। क्या लेते हैं, ब्लड सैंपल। क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट प्रेगनेंसी में कब होता है, इट इज डन अराउंड दी 15 to 21 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ये है कि 15 से 21 वीक के दरमियान कौन सा टेस्ट किया जाता है, क्वाड स्क्रीन किया जाता है। और इस क्वाड स्क्रीन से पता चलता है कि आने वाले बच्चे में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है कि नहीं है। इस क्वाड स्क्रीनिंग के जरिए हम 4 चीजें ऑर्डर कर देते हैं, 4 चीजों का हम टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर जनाब एक होते हैं बीटा HCG। क्या होता है, बीटा HCG। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखें, एक तो बीटा HCG कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर प्रेगनेंसी, लेकिन यहाँ पे लिखे क्वाड स्क्रीन टेस्ट में हम एक चीज क्या चेक करते हैं, बीटा HCG। एक इसमें चेक करते हैं एनहेबेन, एक उसमें होता है एस्ट्रायोल, ठीक है, और एक होते हैं अल्फा फीटो प्रोटीन, AFP, अल्फा फीटो प्रोटीन। कितनी चीजें चेक करते हैं, 4। These 4 things combined together known as quad screen. Quad is the word used for 4. Quad किसको कहते हैं, 4, कि ब्लड के अंदर हम कितनी चीजों को मेजर करते हैं, 4 चीजों को। इसलिए इस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम क्या है, क्वाड स्क्रीनिंग है। अगर किसी फीमेल की इस एज में हम क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट करें और इसकी टेस्ट में हमें बीटा HCG क्या मिल जाए, ज्यादा, और इसका एनहेबिन भी क्या हो जाए, ज्यादा, लेकिन एस्ट्रायोल और AFP क्या मिल जाए, कम। तो 2 अप है और 2 डाउन है। So this type of interpretation will show that the coming baby has increased chance of Down syndrome. ये MCQs याद रखें। तो अगर किसी की फीमेल में क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर 2 चीजें ज्यादा हो, कौन कौन सी, बीटा HCG, एनहेबिन, और 2 चीजें कम हो, 2 अप 2 डाउन, दैट विल बी डाउन सिंड्रोम। क्लियर है। और अगर इसमें आगे एक और पॉइंट है वो मैं बताने लगा हूं, लेकिन क्वाड स्क्रीनिंग इसमें यह है कि अगर इससे हम एनहेबिन को खत्म करें तो कितनी चीजें रह जाएगी, इसको ट्रिपल स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल। कुछ गायनोकोलॉजिस्ट ट्रिपल स्क्रीन बताती है, कुछ क्वाड स्क्रीन बताती है। ट्रिपल मीन विदाउट एनहेबिन, अगर तीनों के साथ एनहेबिन भी चेक किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड स्क्रीनिंग कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन सिर्फ अपने पास लेके एग्जाम में हेल्पफुल है कि बीटा HCG एनहेबिन विल बी रेज एस्ट्रायोल अल्फा फ्यूटोप्रोटीन, इसको हम कहते हैं, और इसको MSAFP भी कहते हैं। MSAFP गायनोकोलॉजी में स्टैंड फॉर मैटरनल सीरम अल्फा फ्यूटोप्रोटीन। इसका मतलब कि ये मदर की सीरम में देखा जाता है, ब्लड के अंदर मैटरनल सीरम अल्फा फ्यूटोप्रोटीन। तो ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम के पॉइंट्स थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ पे देखे इस तरह आ जाए, ये अगर पेयर नंबर 18 है, ये पेयर नंबर क्या है, 18 है, तो इसका मतलब ये है अगर इस 18 पेयर पे एक क्या चीज आ जाए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये मोनोसोमी है कि ट्राइसोमी, हाँ जी ट्राइसोमी है, लेकिन किस क्रोमोसोम की, 18, इसको एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एडवर्ड। तो इसके 2 MCQs है वो भी नोट करें। लेकिन अभी तक जो एग्जाम में आती है वो डाउन सिंड्रोम पे ज्यादा क्वेश्चन आती है, क्योंकि मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ये कौन सी है, ये डाउन सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम में तो सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट देखें कि इट इज ट्राइसोमी 18, नंबर 1 पॉइंट, ये ट्राइसोमी 18 है। इसके अंदर एक और पॉइंट ये याद रखें कि इन लोगों में लो सेट एयर, इसका मतलब ये है कि इन लोगों की जो ईयर लोब्यूल है वो अपने नॉर्मल से नीचे होते हैं, लो सेट एयर। इसकी जो आरिकल है, ईयर की जो पार्ट है वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू नॉर्मल लोग नीचे होती है, एंगल ऑफ माउथ के साथ नहीं होती, नीचे होती है, इसको हम लो सेट ईयर कहते हैं। ईयर डिफेक्ट फॉर ई फॉर एडवर्ड सिंड्रोम। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये लेके सेकंड कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आफ्टर डाउन सिंड्रोम। डाउन क्या है, मोस्ट कॉमन है, उसके बाद सेकंड मोस्ट क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम। तो सेकंड मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आफ्टर डाउन सिंड्रोम। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। मतलब एडवर्ड सिंड्रोम ये सेकंड मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी। और इसके नेक्स्ट लिखे इन बच्चों की जनाब फॉर एग्जांपल देयर इज फ्लैट फीट। इसका मतलब ये है कि
इन लोगों के जो फीट है ना, सोल है, हमारे तो कर्व होते हैं ना इस तरह, इन लोगों के बिल्कुल क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो इस वजह से ये लोग मेडिकली अनफिट कहलाते हैं जब किस जगह पे सिलेक्शन के लिए जाते हैं आर्मी वगैरह में, क्योंकि इन लोगों में चांसेस ऑफ स्लिपिंग के चांसेस क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। सो दे आल्सो हैव अ फ्लैट फीट, इसको जनाब फ्लैट फीट कहते हैं। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। एंड दीज बेबी यूजुअली डाई बाय द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 से 2 साल में यूजुअल इसकी डेथ होती है। लेकिन अगर ये लोग रहे भी आगे तो इन लोगों को जो है ना मेडिकली अनफिट जो है ना अनाउंस किया जाता है। ठीक है, इसके साथ एक और पॉइंट, अगर यहाँ पे ये क्रोमोसोम 13 है और इसके ऊपर अगर किया जाए एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इसको पटाव सिंड्रोम कहते हैं। तो 3rd नंबर आप लोग इसके साथ लेके पटाव सिंड्रोम। तो पटाव सिंड्रोम, ये क्रोमोसोम ट्राइसोमी नंबर क्या है, 13 है। तो इट इज 13 ट्राइसोमी, 13 ट्राइसोमी, ये क्रोमोसोम 13 की ट्राइसोमी है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने इसके अंदर ये याद रखना है, दीज पीपल हैज पॉलीडेक्टाइली, मतलब देर आर मल्टीपल डिजिट्स इन अ सिंगल हैंड। ऐसे लोग देखे होंगे जिसकी एक हाथ में 5 उंगली की बजाय छठी उंगली भी होती है इस तरह, ये तम के साथ कभी इस तरह होते हैं, छठी उंगली होती है कि नहीं। सो अगर 5 से ज्यादा डिजिट एक फिंगर हैंड में आ जाए उसको क्या कहते हैं, पॉलीडेक्टाइली। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है पॉलीडेक्टाइली, डेक्टाइली, मल्टीपल डिजिट्स इन अ सिंगल हैंड, देन द नॉर्मल लेवल विच इज इंक्रीज 5 से ज्यादा। नेक्स्ट क्यूटस एप्लेजिया, इन बच्चों के अंदर जो बच्चे पटाव सिंड्रोम में पैदा होते हैं उन बच्चों में किसका रिस्क होता है, क्यूटस एप्लेजिया, लैक ऑफ स्किन। ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस बच्चों की जगह जगह पे स्किन एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ स्किन या सुपरफिशियल स्किन ऑन द बॉडी इज कॉल्ड क्यूटस एप्लेजिया। क्यूटस इज द वर्ड कम फ्रॉम क्यूटेनियस, क्यूटेनियस स्किन को कहते हैं। ए मीन एब्सेंट, प्लेजिया मीन नंबर, द नंबर ऑफ सेल विच इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होल स्किन इट इज एब्सेंट। तो स्किन जो है ना वो वीक हो जाता है या जगह जगह पे आर्गन हमें दिखना शुरू कर देते। ऑन द टाइम ऑफ बर्थ दिस बेबी हैज लेस नंबर ऑफ स्किन सेल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटस एप्लेजिया। क्लेफ्ट पैलेट का नाम सुना है कि नहीं, इन बच्चों के अंदर क्लेफ्ट पैलेट भी होता है, इन बच्चों के अंदर क्लेफ्ट पैलेट, सो देयर इज क्लेफ्ट पैलेट। तो ये जनाब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पटाव सिंड्रोम। बट पटाव सिंड्रोम इज द लीस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ये सब के क्या है, लीस्ट कॉमन क्रोमोसोमल है। तो अगर बुक वालों ने भी लिखा है ना सबसे ज्यादा जो डिस्कस की है, दैट इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। और इसके ज्यादा एमसीक्यूज, जिसकी लो सेट ईयर है और फ्लैट फीट है, ये कौन सा होता है, एडवर्ड सिंड्रोम। और फ्लैट फीट को हम रॉकर बॉटम फीट भी कहते हैं, इसका एक नाम है स्पेशल, इसको क्या कहते हैं, रॉकर बॉटम फीट, नाम सुने ना, इसको हम रॉकर बॉटम फीट भी कहते हैं। सो रॉकर बॉटम फीट का मतलब ये है कि दीज पीपल आल्सो हैव फ्लैट फीट, मतलब ये कि जो फुट की जो कर्वनेस है ना इन लोगों में नहीं होती, और इन लोगों में विद लेस फ्रैक्शन देयर इज हाई चांसेस ऑफ स्लिप। तो टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड एंड पटाव, ये 5 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और जितना मैंने पढ़ा है मोर देन इनफ, 2 एमसीक्यूज इनमें से जरूर आते हैं सब में से। ठीक है, तो एक एक एमसीक्यूज मैटर करता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे एक और कंसेप्ट जो हमें आया था सीपीएस पार्ट 1 के ग्रुप से मैंने दिया है, वो आप लोगों को लिखता हूं और इसकी कंसेप्ट देखें। A 54-year-old male previously known case of, पैथोलॉजी वालों के लिए, मेडिसिन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली known case of hypertension from the last 15 to 20 years, receiving antihypertensive occasionally and developed
sudden onset severe chest pain, later pain and died on the way to hospital. Later, autopsy was done. Autopsy was done, which shows left ventricle is 480 gram due to which of the following cellular adaptation this change is seen। अब देखिए क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन क्या है कि कॉपी पेस्ट इस तरह आता है, 480 भी इस तरह ही आता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने याद रखना यहाँ से। इसका ऑप्शन ए होता है एप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया और हाइपरट्रोफी। ये क्वेश्चन आप लोगों से वो ABCDE में इस तरह पूछते हैं, ठीक है जी। दिस क्वेश्चन विल बी एवरीवन फेस इंशाल्लाह व्हेन यू सिट इन द एग्जाम, चाहे वो कोई भी स्पेशलिटी हो, स्पेशली फॉर पैथो मेडिसिन एंड सर्जरी, क्योंकि ये तो गायनी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिस इज वेरी वेरी कॉमनली टेस्टेड कंसेप्ट इन दी एग्जाम। इधर देखें, पहले तो इनको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एडॉप्टेशन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सेल नंबर इज कॉल्ड एप्लेजिया। अगर कहीं पे सेल नंबर एब्सेंट है, एप्लेजिया कहलाता है। इंक्रीज इन द सेल नंबर इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। डिक्रीज इन द सेल साइज इज कॉल्ड एट्रोपी। डिक्रीज या एब्सेंस ऑफ सेल नंबर को क्या कहते हैं? एप्लेजिया। प्लेजिया मीन नंबर को कहते हैं। लेकिन अगर वहां की सेल साइज पे असर पड़ जाए, एट्रोपी। सेल साइज का बढ़ना, हाइपरट्रोफी। और अगर एक सेल की एपिथेलियम दूसरे में चेंज हो जाए तो उसको हम मेटाप्लेजिया। इज द चेंजिंग ऑफ एपिथेलियम फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। बेरेट एसोफेगस का नाम सुना होगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। उसमें एक टाइप की एपिथेलियम दूसरे में चेंज हो जाती है। अब आते हैं, थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, ये फिजियोलॉजी समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हमें पता है जो पंपिंग चैम्बर है हार्ट के अंदर वो कौन सा है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमें क्या चीज निकलती है? इयोटा। यहाँ से क्या निकलती है? इयोटा। फिर यहाँ पे ये आर्च ऑफ इयोटा, ठीक है। और इस तरह नीचे डिसेंडिंग इयोटा, इस तरह थी है कि नहीं? अब क्वेश्चन ये है, द मस्कुलर थिकनेस इज प्रेजेंट इन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि पावरफुल चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे कौन सा वाल्व है? इयोटिक वाल्व है। हियर द वाल्व इज कॉल्ड इयोटिक वाल्व। अब इधर देखे, अगर एक बंदा है, उसकी प्रीवियस 20 साल से वो नॉन केस चीज की हिस्सा है हाइपरटेंशन, तो उसका प्रेशर इयोटा के अंदर क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने इस प्रेशर रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करना है। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारी इयोटा की अपनी प्रेशर है कि नहीं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल उतना पंप करेगा कि वो उस प्रेशर को क्या करे? ओवरकम करे, तब ब्लड आगे जाएगी ना। लेकिन अगर ये प्रेशर ज्यादा हो, इसकी पंपिंग कम हो, तो ब्लड आगे जाएगी? नहीं जाएगी। पंपिंग शुड एक्सीड देन द प्रेशर ऑफर्ड बाय द इयोटा। अगर किसी की हाइपरटेंशन 20 साल से है, तो उसकी जो प्रेशर है इयोटा में वो सेम होगा जो हमारा है, कि इसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा होगा तो उतना इस वेंट्रिकल को काम करना ज्यादा होगा।
तो वेंट्रिकल अपने सेल की जो साइज है वो क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। वाई, ज्यादा काम के लिए पावर हाउस ऑफ एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, एंड दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे, पावर हाउस हम बढ़ाएंगे, तो सेल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ओवरऑल साइज में बढ़ जाएगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा। इसको लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी कहते हैं। और अगर ये बीपी को कंट्रोल ना करे, एक वक्त आएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल के जो हार्ट है वो फेल हो जाएंगे, और जब वो फेल होंगे तो इंसान को एमआई भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसका मतलब जिसको 20 साल से हाइपरटेंशन हो और वो बंदा बाद में मर जाए, तो उसकी वेंट्रिकल ने 20 साल तक इस एयोर्टा की प्रेशर के खिलाफ काम किया होगा, तो उसका साइज बढ़ गया होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का कि कम हो गया होगा, बढ़ गया हो गया। एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। तो अगर हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है और वो मर जाए और उसकी ऑटोप्सी करें हम, और ऑटोप्सी पे हमें लेफ्ट वेंट्रिकल क्या मिले, बड़ा, 480 ग्राम इज वेरी बिग लेफ्ट वेंट्रिकल, इट्स मीन कि दिस अंडरगो हाइपरट्रोफी। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी हाइपरट्रोफी। क्लियर है? तो ये हाइपरट्रोफी जरूर आता है एग्जाम के अंदर कि लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी आता है। क्लियर है? अनदर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम कि P53 म्यूटेशन लीड्स टू डैश। बस दो चीजें, इंक्रीज सेल सर्वाइवल और डिक्रीज सेल सर्वाइवल। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो P53 है इट इज अ जीन। ये क्या है? ये जीन है। इसको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसको क्या कहते हैं? ट्यूमर सप्रेसर। ये ट्यूमर को सप्रेस करता है। ट्यूमर का मतलब क्या है? कैंसर। तो कैंसर में हर एक चीज की सेल नंबर क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो अगर P53 खराब हो जाए तो ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो सेल सर्वाइव क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो जब भी P53 जीन म्यूटेशन होती है, आंसर इज इंक्रीज सेल सर्वाइवल। ये भी हमसे क्यों आता है कि जब P53 जीन वो ट्यूमर सप्रेसर है, ये ट्यूमर को सप्रेस रखता है, लेकिन इसकी म्यूटेशन में ट्यूमर सप्रेशन नहीं होगी। और इसकी जब भी म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज ऑफ सेल सर्वाइवल। इसकी वजह से जो ओवरऑल सेल की एक सर्वाइवल है वो रेट क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने याद रखना है फॉर दी ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इसमें यहां से दो क्वेश्चन और आप लोगों ने याद रखने हैं कि अगर फॉर एग्जांपल when a patient receiving chemotherapy the cell will die undergo which process? Anyone? उन पांच में से ऑप्शन वही होंगे। पेशेंट है वो कैंसर के लिए क्या रिसीव कर रहे हैं, कीमोथेरापी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कीमोथेरापी। तो उसके जो कैंसर सेल है वो मरते जाएंगे। वो किस चीज की वजह से होगा है, नहीं, हाइपरप्लेजिया तो इंक्रीज इन नंबर को कहते हैं। ट्यूमर के लिए जो ट्रीटमेंट हम देंगे उसमें तो सेल नंबर क्या हो जाएगी, कम। तो इट्स को कहते हैं सेल खत्म होना शुरू हो जाएंगे, उस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। तो whenever someone receive chemotherapy, their cell number will be decreased, undergo which process? Apoptosis. Apoptosis is a genetic program death of the cell. ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेथ है जो ट्यूमर सेल के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, कल के लिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इस तरह पैटर्न हम तकरीबन इंशाल्लाह 2 महीनों में कोई 400 टॉपिक कवर करेंगे और सारे एमसीक्यूज के साथ। और जितने लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह एवरी एमसीक्यूज विल बी ऑन योर लैपटॉप इंशाल्लाह जब एग्जाम आएगा। लेकिन आप लोगों ने इसको याद रखना है। मैंने आप लोगों को बताया था आज से हम रिदम पकड़ेंगे और इसको फिंगर टिप्स पे याद रखना चाहिए। और एक हफ्ते के अंदर जितनी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें मैं एक टेस्ट लूंगा। हर हफ्ते आप लोगों का एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट को हम फिर नेक्स्ट डे एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।